आप सभी बच्चे? हाँ, ओके। तो आज आपकी जो मेरे साथ है वो सेकंड ज्योग्राफी क्लास है। हमने तो लास्ट क्लास ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आपके सिलेबस में एक और चैप्टर बाकी है जिसको उद्योग कहते हैं। तो आज हम वो उद्योग जो चैप्टर है ना उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ये तो चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन लास्ट क्लास मैंने आपके साथ 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। एक थी जनसंख्या और दूसरी चैप्टर जो थी वो था वो आई थिंक भूमि से रिलेटेड वो चैप्टर था। भूमि उपयोग। भूमि ऊपर। तो आप लोगों ने पढ़ा वो चैप्टर, कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया? यस मैम, पढ़ा। ओके। क्लास में मैंने जो पढ़ाया उसमें आप लोगों को कोई डाउट था या कुछ पूछना था, कहीं कुछ क्लियर करना था, ऐसा कुछ था क्या? नो मैम। ओके। तो आई थिंक आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो उद्योग है ना, वो चैप्टर आप लोगों का, वो चैप्टर बाकी है ना? यस मैम। ओके, चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन शेयर करते ही जैसे ही आप लोगों को दिख जाए तो आप बताएंगे कि मैम हमें दिख रही है। हाँ, एक सेकंड। ठीक है। तो जो है मैं सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर दिखा देती हूँ। ये है आपका चैप्टर जिसको हम उद्योग कह रहे हैं। इस उद्योग चैप्टर में बेसिकली हम जानेंगे कि यहाँ पे जो हमारा समाज होता है, इस समाज में जो है ना लेन देन की प्रक्रिया कैसे होती है, उस प्रक्रिया के मुताबिक कैसे हम बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करते करते कैसे हम जो है ना, जो हमारे पास सामान आता है उस सामान को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो किन किन प्रक्रियाओं से हमारे पास आता है, और बिजनेस करने के लिए या कोई बिजनेस फैक्ट्री लगाने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत होती है। तो इसीलिए पीपीटी शेयर कर रहे हैं, और ये पीपीटी जो है ना ये आपको अभी मैं फुल स्क्रीन करके दिखा रही हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते कहीं आपको कोई डाउट आए या कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या आप पूछना चाहें, तो प्लीज क्लास में रिस्पॉन्ड कीजिए, आंसर दीजिए, खुद क्वेश्चंस पूछिए, खुद आंसर्स दीजिए। बिकॉज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तरफा पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, तो डिस्कशन करने से, जानने से आपको बहुत इजी होगा। देखिए, उद्योग और उद्योगीकरण यही है चैप्टर। तो उद्योग माना बिजनेस, उद्योग माना जब हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे डालते हैं, कुछ सेविंग्स करते हैं और उससे कुछ नया बनाते हैं, तो उद्योग होচ্ছে बिजनेस। और बिजनेस को जब हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ज्यादा बड़े स्केल पे कर रहे हैं, तो ये हमारे समाज को तथा हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था यानी पैसों की लेन देन जैसे हमारे समाज में होती है, उसको दिखाती है। तो भूगोल में क्या होता है कि उद्योग जो है ना वो आपको पूरा पूरा बताएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है। उद्योग चैप्टर आपको बताएगा कि यहाँ पे ना कैसे जो है ना हम जो भी सामान लाते हैं उस सामान को कैसे हम पॉलिश करके फाइनल उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर उस फाइनल फाइनल प्रोडक्ट को जब हम बेचते हैं, चाहे अपने देश में बेचे चाहे किसी और देश में बेचे, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, एक बिजनेस होता है, लेन देन होती है। तो इसी लेन देन को जब हम बड़े बड़े लेवल पे करते हैं तो ये अपने देश पे ही नहीं दूसरे देशों पर भी चलता है। तो प्रकृति से लेकर जो साधन मिलते हैं उनको फाइनल बनाना, और बनाने से मतलब एक कपास से एक, जब आप पूरा पूरा कपड़ा बना रहे हैं और फिर उस कपड़े को बेच रहे हैं, चाहे अपने देश में बेचे चाहे बाहर के देश में बेचे, ये पूरा जो होता है ना, ये पूरा इसको उद्योगीकरण कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि जब हम किसी स्थान पे ना फैक्ट्री डालने का सोचते हैं, कि हम सोचते हैं कि किसी स्थान पे हम फैक्ट्री डालें, हम महाराष्ट्र में डालें, महाराष्ट्र के किसी भी जिले में डालें, किसी भी शहर में डालें, किसी भी गांव में डालें, तो ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसकी बहुत जरूरत होती है? सबसे पहले तो कच्चा माल। कच्चा माल माने आपको जो चीज बनाने के लिए उस चीज का जो रॉ फॉर्म होता है, जैसे आपको कपड़े बनाने हैं तो आपको कॉटन चाहिए, आपको घर बनाना है तो आपको आयरन एंड स्टील चाहिए। तो अगर आपको मान लो सिल्क के कपड़े बनाने हैं या आपको कुछ और बनाना है, जैसे कि आपको क्या कह सकते हैं कि अगर आपको बैग बनाना है तो आपको लेदर चाहिए। तो ऐसे करके ना आपको जो कच्चा माल है,
कच्चा माल बहुत कुछ हो सकता है। कच्चे माल में जैसे हम पत्थर हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, लकड़ी हो सकती है। तो जो फैक्ट्री आप डालना चाहते हैं वो इन चीजों के समीप हो, माना ये चीजें जो है ये आपको डायरेक्ट मिले, डायरेक्ट मिले और इन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। मनुष्य बल क्यों चाहिए? क्योंकि मनुष्य जो है वो फैक्ट्री में काम करेंगे लेबर के रूप में। अगर लेबर अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे, है ना। आपको साथ साथ कैश भी चाहिए। कैश क्यों चाहिए? क्योंकि कैश है, कैश यानी पैसा जिससे आप पूरा पूरा फैक्ट्री डालेंगे, मशीन्स लगाएंगे, इसमें उत्पादन करेंगे, है ना। आपको एक मार्केट भी चाहिए, उस मार्केट से आप चीजें लाएंगे, उस मार्केट में हम चीजें खरीदेंगे, बेचेंगे। तो अगर आसपास आपके कोई मार्केट ना हो, आप कभी एक है ना, एक मरुस्थल में जाकर, है ना, रेत जहाँ पे रेत है वहां पे डालकर फैक्ट्री नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां पे आप डालेंगे तो आसपास आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मनुष्य नहीं है, सामान नहीं है, कोई मार्केट नहीं है ना। आपको साथ साथ अच्छी वाहतुक की सुविधा भी चाहिए। ये वाहतुक क्या है? वो आपके चीजों को जो बनाई गई है उसको मार्केट में लेके जाएगी, और जो आपको कच्चा माल चाहिए या मार्केट से कुछ चीजें चाहिए वो आपको आपके फैक्ट्री में लाएगी। फिर आपको अच्छी पानी भी चाहिए, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए जिससे कि मशीन्स चलेंगे, है ना। तो देखिए, अगर आपके पास ये फैक्टर्स नहीं है, जैसे कि कच्चा माल, फिर मनुष्य बल, वावंडल, बाजार, वाहतुक की सुविधा, पानी, तो क्या होता है ना कि इन जो ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के बगैर आपका जो फैक्ट्री है वो डल नहीं सकता। फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री आपको बनानी है, फैक्ट्री आपको चलानी है और उसको फ्यूचर में और भी उसका विकास करना है, आपके फैक्ट्री को बढ़ाना है, तो आपको ये फैक्टर्स चाहिए। जैसे हमारे देश में बड़े बड़े बिजनेस के ग्रुप हैं, टाटा है, रिलायंस है ना। तो ऐसे बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं ना, बिरलाज हैं, इनके पास ये जो फैक्टर्स अभी हमने पढ़े, ये फैक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से हैं। वे जहां भी फैक्ट्री डालते हैं वहां पे ये सारे जो अभी हमने पढ़े ना, ये घटक, ये फैक्ट्रीज उनके पास बहुत बहुत अमाउंट में होती है। इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल फैक्ट्रीज डाल सकते हैं, इतने सक्सेसफुल बिजनेस बन बन सकता है उनका। इतना तक सभी को क्लियर है या कोई प्रश्न पूछना है? सभी को समझ में आया? यस मैम। अभी यस देखो, मैम। तो अब जब हम उद्योग करते हैं तो उसको हम छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, मध्यम लेवल पे भी कर सकते हैं, लार्ज उसका हो सकता है। मतलब आप घर में भी बैठकर कुछ छोटी छोटी चीजें बनाकर, ये जो है ना, आप थोड़ा बेकरी बना लीजिए, कुछ हैंडीक्राफ्ट हाथ का कुछ बना लीजिए, कुछ ड्राइंग पेंटिंग बना लीजिए। इसको कहते हैं लघु उद्योग, माना छोटे लेवल पे जो हम घर में करते हैं या घर की औरतें करती हैं, छोटे छोटे कुछ बना लीजिए। मध्यम उद्योग क्या होता है? जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, थोड़े बहुत पैसों में ही हो जाता है। स्मॉल स्केल यही जो लघु उद्योग होता है, यहाँ पे तो पैसों की बहुत कम होती है, इससे ज्यादा पैसे लगते हैं मध्यम उद्योग। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्री भी बड़े बड़े नहीं चाहिए, आप छोटी छोटी अपनी जमीन पे भी कर सकते हैं, जैसे फल उगाना, है ना। तो इसको आप कर सकते हैं जहां पे आपको आपके आसपास जो भी उपलब्ध है उसी साधनों से कीजिए, ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। और लघु उद्योग में तो आप अपने घर में ही बैठकर बना सकते हैं। लास्ट जो है ना, मोटे उद्योग, मोटे उद्योग बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री, मशीन की फैक्ट्री, लोह मतलब आयरन की फैक्ट्री। यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े जमीन चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए, है ना। तो जो है ये, हम जब उद्योग को डिवाइड करते हैं या उसकी वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से बिजनेस में हमें कितनी ज्यादा जमीन चाहिए, कितनी ज्यादा पैसे हमें डालने पड़ रहे हैं। सबसे कम हमें लघु में लगते हैं, उसके बाद थोड़े लगते हैं मध्यम में, सबसे ज्यादा पैसे जो लगते हैं वो मोटे उद्योग में लगते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी में उत्पादन होती है तो वो मोटे उद्योग में होती है, उससे कम मीडियम में होती है, उससे कम स्मॉल स्केल यानी लघु उद्योग में होती है। तो जो हाथ से बनी हुई चीजें वो लघु उद्योग में होती है, जो घर में ही हम उगा सकते हैं हमारे जमीन पे थोड़े थोड़े अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं, वो मीडियम में आती है। और जो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री में बनते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी उद्योग चाहिए है, बिजनेस चाहिए है, पैसे ज्यादा चाहिए है, बड़े मशीन्स चाहिए, वो लार्ज में या मोटे उद्योग में आती है। अभी देखो कितने प्रकार के ना उद्योग हो सकते हैं। एक होता है
दूध व्यवसाय, यहाँ पे दूध से बनी हुई चीजें बनती हैं, जैसे दूध, घी, पनीर, बटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपको जो कृषि कार्य से जो गाय से मिलता है ना, उससे आप वो बना सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। तो एक और चीज भी है, सॉरी ऐसे जाते हैं, हाँ, डेयरी इंडस्ट्री ऐसे हो गया, फिर आपका हो गया अन्न प्रक्रिया, है ना। फिर उसके बाद हो गया वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग माना जिसमें आपकी कपड़े बनते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, पॉलिएस्टर के कपड़े, नायलॉन रेयॉन के कपड़े। तो जो कपास बनती है ना, जो कॉटन बनता है, उस कॉटन को हम फैक्ट्री में लेके जाते हैं, उससे धीरे धीरे हम धागा बनाते हैं, उन धागों को जोड़ के हम कपड़े बनाते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे सिल्क के कपड़े भी बनते हैं, वूल के कपड़े भी बनते हैं, तो वस्त्र उद्योग हो गया, है ना। फिर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है फल प्रक्रिया, गुहाल, साखर उद्योग, है ना। तो अभी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब आप कोई भी चीज ना, मीठी चीज बनाते हैं, तो वो शुगर इंडस्ट्री में आ जाता है। जब आप तेल का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो भी ऐसा तेल जिससे कि आप खाना बना सके, लेकिन वो तेल जो है ना, वो हमारी सब्जियों से आता है, तो वो वेजिटेबल में आ जाता है, वेजिटेबल ऑयल में आ जाता है ना। और फिर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का भी है। इसका मतलब क्या है, फूड प्रोसेसिंग मतलब कभी कभी हमारे पास आजकल ना पैकेट में ना रेडीमेड फूड मिलता है, जैसे कि आप देखोगे मैगी है, फिर चाय वगैरह भी है। तो ज्यादातर जो इंस्टेंट बनती है ना, जैसे नूडल्स, पास्ता, तो आप जिन खानों को ना बहुत समय तक पैकेट में प्रिजर्व, बहुत समय तक रख रहे हैं, फिर उसको ला करके आप उसी को पका रहे हैं, उसको तल रहे हैं, ये आता है फूड प्रोसेसिंग। मतलब जब आप खाने को पैकेट में बहुत दिनों तक संभाल के रखते हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें डली जाती हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो फूड को जब हम खाने को बहुत लंबे समय तक ना किसी चीज में रख देते हैं संभाल के, ताकि जैसे ही वो हमारे पास आए, हम उसको तल के खा ले, या हमको उसको फटाफट बना ले, तो ये होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो डेयरी माना दूध से बनी हुई, शुगर माना चीनी, फूड प्रोसेसिंग माना खाने को लंबे समय तक स्टोर करके फिर उसको पकाना और बनाना। फिर जो है ना वेजिटेबल ऑयल माना, यहाँ पे आपकी तेल बनेगी ना, जो जो हम जिस तेल से हम खाना बनाते हैं, लेकिन वहां पे वेजिटेबल ऑयल मतलब जो तेल हमें सब्जियों से मिलती है। तो ये हो गए हमारे कुछ कुछ डिफरेंस, है ना। तो डिफरेंट यानी कृषि में ही आप कितने प्रकार के उद्योग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो वेजिटेबल बन रहा है, या जो सब्जी उगाई जा रही है, उससे आप ऑयल बना सकते हैं। फिर जो आपके पास मान लो जो गन्ना होता है ना, उससे आप चीनी के कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप जो डेयरी माना, मान लो आप पनीर वगैरह बना रहे हैं, तो उसको आप लॉन्ग टाइम स्टोर करके जब आप पैकेट में बेचते हैं, तो वो हो जाता है फूड को प्रोसेस करना, खाने को प्रोसेस करना। फिर आपके पास जो कपास आ रही है, उससे आप जो है ना टेक्सटाइल यानी कॉटन कपड़े बना सकते हैं। इतना सभी को क्लियर है, या कोई प्रश्न पूछना है किसी को, प्लीज पूछे। नो मैम। ओके, नेक्स्ट देखो, है ना। अभी जो है ना, आप जो विकास करते हो, यानी आप जो उद्योग करते हो, उससे आपको क्या मतलब, क्या क्या आपको क्या बेनिफिट क्या मिलता है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ लिखा गया है, आर्थिक विकास, रोजगार होती है, फिर निर्यात होती है, परकीय चलन होती है। आप लोग इस डायग्राम को देखें, इन शब्दों को देखें, आप लोग मुझे बताएं, इतना तक जो हमने पढ़ा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने विकास कैसे होगा, मतलब जो आप उद्योग करते हैं उससे विकास कैसे होता है, कौन मुझे बता पाएगा। जैसे देखिए आर्थिक विकास लिखा गया है, इसका क्या मतलब हो सकता है कि उद्योग से हमें क्या प्राप्त होता है, आर्थिक विकास कैसे हो सकती है। माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, गलत सही का कुछ नहीं है। मैम फिर से बताइए, आप क्या बोले? देखिए मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा गया है कि अब अगर उद्योग करेंगे तो उससे विकास होगा, विकास, देश आगे बढ़ेगा, उन्नति होगी। जैसे लिखा है आर्थिक विकास, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ आप लोगों से
कि जब आप व्यापार करते हैं या जब उद्योग करते हैं उससे आर्थिक विकास कैसे हो सकता है, और आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? कौन बता पाएगा? कोशिश करें, सही गलत का कुछ नहीं है, थोड़ा सोच के जवाब दें। कोई नहीं बता पाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, जब आप कोई सामान खरीदते हैं, चाहे अपने देश में बेचे या चाहे दूर दूर के देश में बेचे, आपके पास पैसे तो आ रहे हैं ना। और जब आपके पास पैसे आ रहे हैं तो समाज में आर्थिक विकास हो रही है। उसके साथ साथ आप देखें, रोजगार हो रही है। अभी आप जितने फैक्ट्रीज डालेंगे, वहां पे लोग जाएंगे ना काम करने। तो काम करने जाएंगे तो उनको तो काम मिलेगा, तो उससे तो उनको इनकम होगी, तो रोजगार होगी, है ना। वैसे ही आप राहनीयमानुचवने, इसका मतलब मुझे कौन समझाएगा? ये दोनों देखो, आर्थिक विकास को हमने समझा, रोजगार को हमने समझा कि लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, लोगों को पास जॉब्स मिल रही हैं। बाकी पॉइंट्स मुझे कौन समझाएंगे? एक एक करके ट्राई करके समझाए, कौन क्या पॉइंट सोचेगा, बोलेगा। देखिए, ट्राई करें, वरना आप क्लास में नहीं सोचेंगे तो आंसर कैसे देंगे? ये आंसर्स आपको खुद भी लिखना है ना। अब देखो, राहणीयमान उचावने का मतलब क्या होता है कि आप जिस प्रकार से रह रहे हैं, आपकी जो लिविंग स्टाइल है वो ऊंची होने लगती है। लोगों को जब जॉब्स मिलती हैं, उनके पास पैसे आते हैं, तो वो अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं। उनका जो एक रहन सहन होता है वो चेंज होने लगता है, वो उच्च कोटि का होने लगता है ना। साथ साथ जब आप निर्णायक वार माना, आपको फॉरेन से भी ना इनकम आता है। मतलब आप अपनी चीजें जब फॉरेन में बेचते हैं, तो फॉरेन का और आपके देश का एक बिजनेस होता है। तो फॉरेन के जो पैसे हैं वो आपके देश में आती है, बिजनेस आता है आपको। तो यहाँ पे एक और इनकम बढ़ने का स्कोप रहता है। फिर आप देखिए, परकीय चलन, है ना। तो परकीय चलन मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? ट्राई करें। क्या हो सकता है परकीय चलन माना? कौन जो ट्राई करेगा? दूसरे हाँ जी। में मैम में हाँ हाँ, जो दूसरे देश में उपयोग करने वाला चलन। सही बात है कि आपको पता चलेगा कि आप दूर जब देशों में ना, आप जो चालान कर रहे हैं, वो कैसे दूसरे देशों में आपकी चीजें जा रही है, कैसे दूसरे देशों में जाके वो बिजनेस कर रही है, कैसे आपके देश का जो नाम है वो दूसरे देश में बाला हो रहा है। तो कैसे आपकी देश भी प्रगति को प्राप्त कर रही है, पूरे देश में, पूरे विश्व में आपके देश का नाम जा रहा है। तो लोगों के पास पैसे आते हैं, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, लोगों का रहन सहन बदलता है। आप फॉरेन के देशों में चीजें बेच सकते हैं, वहां से आप पैसे ला सकते हैं। फिर फॉरेन के प्रोडक्ट्स भी आपके देश में आते हैं। तो ऐसे एक एक्सचेंज होता है, और आप बहुत सारा सामान फॉरेन में भेज सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है कि महाराष्ट्र औद्योग विकास महामंडल, ये क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जो उद्योग को लेकर महाराष्ट्र में पूरा का पूरा शासन चलाती है ना। अगस्त में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडल स्थापना। इसका मतलब क्या है? तो जो भी उद्योग महाराष्ट्र में होंगे, उसको ये संस्था देखेगी, है ना। ये क्या करती है? ये लोगों को उद्योग में सपोर्ट करती है, लोगों को मोटिवेट करती है, ताकि नए नए बिजनेसमैन आए, नया नया बिजनेस स्थापन हो, लोगों को जॉब मिले, आर्थिक प्रगति हो, है ना। प्रत्येक जिला में, ना सिर्फ शहरों में, लेकिन जिला में और दूर दूर के गांवों में भी। जैसे हमने पढ़ा ना, 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, छोटे, मध्यम और बड़े। तो देखा जाता है कि कभी कभी ना, जो बड़े बड़े बिजनेस लोग जो होते हैं ना, ये छोटे जो ऐसे, मतलब जो छोटे छोटे ऐसे बिजनेसेस करते हैं, उनसे चीजें खरीद तो लेते हैं, सस्ते में खरीदते हैं और बहुत दाम में ना अपने फैक्ट्रीज में बेचते हैं। तो ये महाराष्ट्र का जो कॉर्पोरेट, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ना, एमआईडीसी, ये संस्था जो है ये देखती है कि छोटे छोटे जो उद्योगकारी है ना, उनका लॉस ना हो, उनको कभी ठगा ना जाए, उनसे भी चीजें खरीदी जाए, लेकिन उनसे ना उनको सही सही से उसका
मूल्य मिले, है ना। तो ये देखता है कि कितना उद्योग महाराष्ट्र के पूरे स्टेट में हो रहा है, कहीं छोटे जो व्यवसायी हैं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उनको सही से पैसे मिल रहे हैं, बड़े व्यवसायी छोटे व्यवसायी का तो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, उनको यूज तो नहीं कर रहे, है ना। ये देखते हैं कि पूरा आपका जो राज्य है इसमें आपका जो खरीदना बेचना है ना, जो ये कैसा चल रहा है, कहीं एक ही फैक्ट्री सभी फैक्ट्रीज को कंट्रोल तो नहीं करती, या पूरे राज्यों में या पूरे जिले में ठीक तरह से फैक्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, माना विकेंद्रीकरण उनका हुआ है, या एक ही जगह से फैक्ट्री है कि मुंबई में ही सिर्फ फैक्ट्री है, सभी लोग यहीं पे आ रहे हैं, या नहीं सभी शहरों में थोड़े बहुत फैक्ट्रीज हैं और सभी लोग जा जाकर सभी राज्य सभी पूरे राज्य से चीजें खरीद रहे हैं, ताकि क्या हो ना, हर एक उद्योगकारी को ना अपना स्कोप मिले, जो गांव में चीजें बना रहा है या जो शहर में चीजें बना रहा है, दोनों को इक्वल चांस मिले, किसी को ऐसा ना लगे कि हम गांव में चीजें बनाते हैं तो हमारी चीजों का मूल्य नहीं है। ये जो है ना संस्था एमआईडीसी ये देखती है कि छोटे जो उद्योगकारी है उनके साथ भी कोई ना उनको भी कोई लॉस ना हो या उनको भी कोई डिसएडवांटेज ना हो, है ना। तो इसको क्या होता है, इससे ना लोगों को गांवों में शहरों में जॉब्स मिलती है, नौकरी मिल जाती है। तो जो नौकरी मिलती है, जो जॉब्स इनको मिलते हैं, इससे इनका विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, इनको पैसे मिलते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो ये संस्था बनाई है कि महाराष्ट्र राज्य उद्योग विकास मंडल, ये पूरे के पूरे जो व्यवसाय समिति है या व्यवसाय है या विनियोग है, इसको डेवलप करने के लिए किया गया है, ताकि छोटे बिजनेस भी आए, बड़े बिजनेस भी बने, हर एक शहर में या हर एक जिले में अच्छे अच्छे फैक्ट्री आए, लोगों को जॉब्स मिले, आर्थिक विकास हो, और हर एक क्षेत्र जो है ना वो बढ़ता ही रहे। ठीक है, अभी देखो ये तो बहुत इजी है, आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में, फटाफट बताएंगे, और आप ही लोग बताएं स्लाइड में क्या है, क्या है यहाँ पे। क्या दिख रहा है? मैम इसमें जो लोग है वो हाँ, एक एक करके बताएं जी। मैम इसमें जो दिख रहा है कि लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, और क्या दिख रहा है नीचे के पिक्चर में? हाँ जी, कौन बच्चा जवाब दे रहा था, प्लीज दीजिए। आपको दिख रहा है नीचे के पिक्चर में क्या है, ये वाली पिक्चर में? मैम और अच्छा, और तो और आपको दिख रहा है ना, एक तरफ कंप्यूटर है, एक तरफ लैपटॉप है ना, एक तरफ फोन मोबाइल फोन है, और चारों तरफ से ना देखो, ये ना एक ऐसे ना एक पूरा नेट काइंड ऑफ बना है, नेटवर्क बना है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना। आप फिर लो देखो यहाँ पे एक आदमी का भी पिक्चर है, तो बिजनेस के वजह से इस आदमी को क्या मिल रहा है, डॉलर, मतलब पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिलने से वो और भी सोच रहा है, उसकी ज्ञान की प्रगति हो रही है। साथ साथ अगर आपको जॉब मिल रहा है तो आप फोन पे भी बात कर रहे हैं, देखो फोन का सिंबल है ना। तो ऐसे करके ना दिखाया गया है कि जैसे जैसे इंटरनेट, है ना, और नेट का प्रगति होती गई, ऐसे ऐसे लोगों को जॉब्स मिलना, लोगों को नौकरी मिलना, पैसे मिलना आसान हो गए। मानो कोई एक फॉरेन कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी का जो मेन हेड ऑफिस है मे बी वो फॉरेन में है, अमेरिका में है, लेकिन उसने ऐसे एक ना यहाँ पे जैसे एक कॉल सेंटर खरीद के रख दिया है, बहुत लोगों को जॉब्स मिली है, देखो बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो वो जो कंपनी है उसने विश्व के मानो बहुत सारे देशों में ऐसे ऑफिस बना के रखी हुई है एक कंपनी ने। तो क्या हो रहा है ना, पूरे विश्व भर से जो भी उनके प्रोडक्ट को या उनके सामान को खरीद रहे हैं, वो उन्हीं लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं जिनके देश में उनका ऑफिस है। मानो मैंने एक अमेरिका का चीज खरीदी है, अब उस कंपनी का ऑफिस मेरे देश में भी है, और उस ऑफिस में ये सब लोग सब काम करते हैं। तो अमेरिका के कंपनी से मैं डायरेक्ट तो अमेरिका में कॉल नहीं कर सकती ना। तो मैंने क्या किया कि अमेरिका वालों ने जो ऑफिस इंडिया में बनाया, उससे मैंने कांटेक्ट किया, इन सभी लोगों से मैंने कांटेक्ट किया क्योंकि वो इंडिया में है, तो वो मुझे उस चीज के बारे में जानकारी देंगे जो अमेरिका में बन रहा है,
लेकिन मिल मुझे इंडिया में रहा है। तो इसको कहते हैं ना कि एक देश से भी ज्यादा वो बहुत सारे देशों में एक ही कंपनी का ऑफिस होता है, तो वो ऐसे बहुत सारे लोगों को ना जॉब्स पे रखता है, चाहे ऑनलाइन रखे चाहे ऑफलाइन रखे। लेकिन हम उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करते हैं जिन लोगों का ऑफिस इस देश में होता है लेकिन वो काम किसी और देश के लिए करते हैं। तो जैसे ही इंटरनेट का बढ़ावा हुआ, ऐसे टेक्नोलॉजी का बढ़ावा हुआ, फोन लैपटॉप ऐसे सब होने लगे, तो लोगों को ना दूसरे देश जो है ना, उन्होंने हमारे देशों में ऑफिसेस बनाना चालू कर दिया और हमारे देश के लोगों को ही उन्हीं ऑफिसेस में चांस देना या जॉब्स देना स्टार्ट कर दिया। तो उनको जॉब्स भी मिले, हमने उन विदेश की चीजें भी खरीद ली, हमारे लोगों को जॉब्स भी मिल गए, और हमने जो है जो इंफॉर्मेशन चाहिए था इन्हीं लोगों से कलेक्ट कर लिया। तो इससे क्या होता है ना, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, विश्लेषण हो जाता है, और हमें जो है ना वो पूरा पूरा नॉलेज मिल जाता है कि एक देश में रहकर आप दूसरे देश में भी बिजनेस कर सकते हैं, अपना ऑफिस खोल सकते हैं, उन्हीं देशों में लोगों को जॉब्स दे सकते हैं, अपना सामान भी बेच सकते हैं, और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो नेट के वजह से, इंटरनेट की वजह से, ऐसे जैसे आजकल वीडियो कॉलिंग हो रहा है, फिर हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ऑनलाइन भी होती है, तो आप एक जगह बैठकर दूसरी जगह बिजनेस या उद्योग इजिली कर सकते हैं। उसके लिए आपको भी जाना नहीं पड़ेगा, आप वहां पे एक ऑफिस खोले, लोगों से उन चीजों को ना आप ऑनलाइन उन चीजों को बेचे। अगर उसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो आप ऐसे ऑफिसेस खोल सकते हैं जहाँ पे लोग बैठे हैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा पूरा इंफॉर्मेशन देने के लिए। मानो मुझे कोई चीज पसंद आई ऑनलाइन, मुझे उस चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो रहता है ना कि हेल्पलाइन करके एक नंबर रहता है, तो उस हेल्पलाइन पे कॉल करके मुझे ऐसे लोग मिलेंगे, ये लोग मुझे पूरा पूरा डिटेल दे देंगे, जो भी चीज मुझे पसंद आई है वो किस देश में आकर आई है, मानो वो जो चीज मुझे पसंद आई है वो कोई विदेशी कंपनी से है। ठीक है ना, इतना सभी को समझ में आया? ठीक है, यस मैम। ओके। अभी देखो, जब हम उद्योग करते हैं ना तो उसका एक सामाजिक दायित्व भी होता है। हम पर्यावरण को सॉरी कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अगर आप फैक्ट्री बनाने के लिए सारे पेड़ काट रहे हैं तो वहां पे बाढ़ आ जाएगी, प्रकृति में असंतुलन दिखेगा, है ना। आप जब उद्योग करते हैं तो आप किसी के साथ ना अन्याय या अत्याचार नहीं कर सकते। आप जंगलों को काट कर वहां के आदिवासी को नहीं बोल सकते कि आप जाओ यहाँ से, और हमें जो है ना यहाँ पे जो है अपनी फैक्ट्री बनानी है। साथ साथ आप गरीब मजदूरों को भी अपने कारखाने में काम कराकर पैसे ना दो, ये भी नहीं हो सकता। आप जब काम करोगे तो आपको भारत शासन यानी भारत का जो सरकार है, इस सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं उसके अधिकृत रहकर आपको कर्म करना है। आप किसी भी कर्मचारी को एक पर्टिकुलर रकम देनी है उसकी सैलरी में के, है ना, आप उसको ना उससे ज्यादा लेकर आप उससे कम नहीं दे सकते, उसका शोषण नहीं कर सकते। आपको गरीबी को भी हटाना है। आप उद्योग कर क्यों रहे हैं? ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को जॉब्स मिले, है ना, उनका भी आर्थिक विकास हो। लेकिन साथ साथ पर्यावरण को भी आप दूषित ना करें, पर्यावरण को भी काटे ना। जब आप उद्योग करते हैं तो आपको देखना है कि आपकी फैक्ट्री की वजह से इतना पोल्यूशन ना हो कि लोगों को बीमारी आ जाए, लोगों का रोग जो है वो खत्म ही ना हो। आपको देखना है कि आप जो फैक्ट्री बना रहे हैं क्या उससे आप अच्छा मैसेज समाज को दे रहे हैं, या कुछ आप गलत चीजें बना रहे हैं जो आप बेच ही नहीं सकते, या जो समाज में जाकर गलत उसका फायदा लिया जाएगा, है ना। तो कुछ कुछ फैक्ट्रीज बहुत पोल्यूशन करती हैं, पेड़ों को काटती हैं, लोगों को बीमार करती है, और ऐसी चीजें बनाती हैं जिसको इस्तेमाल करके लोगों का पूरा मूल्यबोध ही समाप्त हो जाता है। तो आपको देखना है कि आप प्रकृति को ना हानि पहुंचाकर, लोगों को जॉब्स देकर, उनको काम पे रखकर और बीमार ना करके, उन पर ज्यादा पोल्यूशन ना करके, उनको अच्छी सी तनख्वाह देके, उन गरीबों को ना ज्यादा हम अत्याचार ना करके ऐसा कोई चीज या ऐसा कोई सामान बनाए जिसको जानकर, जिसको समझकर जो है ना लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ना कि उस चीज को इस्तेमाल कर लोगों को और असुविधा होगी, है ना। जैसे कि अगर आप सिगरेट्स बना रहे हैं, बीड़ी बना रहे हैं, तो उसको लेकर के लोगों को क्या होगा, लोग उसको पिएंगे, लोग गरीब हो जाएंगे, उनको उनकी बीमारी होगी, है ना। फिर उतना अगर होगा ना ऐसे जहरीली चीजें बनाने से जो पर्यावरण है वो भी हमारा नष्ट होता है, और यहाँ पे लोगों को काम करवाया जाता है, अच्छी तनख्वाह भी नहीं दी जाती है, तो वो भारत शासन के अंदर, भारत का जो शासन है उसके
शासन के नियम के मुताबिक नहीं होती है। तो आपका सामाजिक दायित्व ये है कि आप पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, लोगों को इस्तेमाल ना करें, ऐसा कुछ सामान ना बनाए, ऐसी कोई पोल्यूशन ना बनाए जिससे कि लोगों को रोग हो जाए और लोग आपके चीजों को इस्तेमाल कर कर, है ना, उसको इस्तेमाल करके कोई अच्छी चीज ना सीखे लेकिन उल्टा ही गलत मार्ग में जाए। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, है ना? तो हमें जो है ना पर्यावरण को दिमाग में रखकर अपनी फैक्ट्री बनानी चाहिए ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो, लोगों को भी ना बहुत अच्छा महसूस हो कि उनकी जीवन शैली भी उन्नत हो रही है। तो जो है ना हम और पेड़ लगा सकते हैं, हम पूरा जो समाज है उसको सामने लाकर एक साथ उद्योग कर सकते हैं, कोई ऐसी योजना बना सकते हैं जिससे कि सरकार और साधारण मनुष्य दोनों मिलकर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जो प्रकृति के मुताबिक हो, पेड़ों को काटकर, जंगलों को हटाकर, जीव जंतु को मारकर, वहां के आदिवासियों को हटाकर कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो प्रकृति जो है ना वो इंसान का क्या है, फाउंडेशन है, वो इंसान की नींव है। अगर आप उसको हटा देंगे, अगर आप उसको खत्म कर देंगे तो आपका प्रदूषण बढ़ेगा, लोगों के जो है ना वो और लोग बीमार हो जाएंगे, लोगों की जीवन शैली और खराब हो जाएगी जैसे कि आजकल हो रही है। फिर पर्यावरण की जो व्यवस्था है उसमें सरकार भी ज्यादा कुछ नहीं करेगा। आजकल आप देख सकते हैं कि जैसे ही विंटर्स आती है, कुछ कुछ शहरों में जैसे दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में कुछ कुछ शहरों में, आगरा में कितना फॉग और पोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है कि लोग बाहर भी नहीं जा सकते। तो इसको रोकने के लिए वहां पे ना कुछ स्टेप्स सरकार लेती है, इतना इतना वहां पे पोल्यूशन और इतना वहां पे ना उद्योग होता है, फैक्ट्री बनती है कि ना बहुत पोल्यूशन हो जाता है। तो इसलिए आपको पर्यावरण के मुताबिक कुछ ना कुछ ऐसा बनाना है कि आपका जो है ना वो मानव का जो जीवन है वो भी सुंदर बने, पर्यावरण भी अच्छा हो, बहुत अच्छे पेड़ लगे, साथ साथ सरकार भी मनुष्यों के साथ जन जन जो साधारण है लोगों के साथ मिलकर पूरा जन कल्याण कर सके। ठीक है, अभी देखो कैसे कैसे यहाँ पे ना जो है आप पानी को इस्तेमाल करके अच्छे से पर्यावरण को ना इस्तेमाल मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो छोटे छोटे जो आप तालाब है वहां पे आप करें, आप पानी को ना जो आपका वृष्टि हो रही है उस पानी को जमा करके उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसको ना जल का पुनर्व्यवहार कर सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं। ये देखो बारिश का पानी जो है ना वो लेक में स्टोर हो गया, फिर उसको हम बाद में यूज कर रहे हैं। आप पानी को ना बहुत बहुत केयरफुली इस्तेमाल करें, उसका ना उपयोग ऐसे करें कि उसको पानी को वेस्ट ना करें और जल की जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। ठीक है, देखो अभी जल को इस्तेमाल तो करें लेकिन ना थोड़ा समाज में एक साथ होकर एकजुट होकर पानी को इस्तेमाल करें। जब आप पानी को इस्तेमाल करें तो आप देखें कि आप पानी को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बूंद बूंद पानी में हम हमारी जवाबदारी है कि अगर आप थोड़ा सा भी पानी वेस्ट कर रहे हैं तो किसी और के हिस्से के पानी को भी नष्ट किया जा रहा है। सामुदायिक प्रयत्न माना हर कोई मिलकर पानी को प्रिजर्व करे, पानी को सेव करे, पानी को वेस्ट ना करे, है ना? क्योंकि सबको मिलकर जो है ना पानी को इस्तेमाल करना है, किसी एक को तो नहीं। फिर जो है ना आप पानी को जब उद्योग में व्यवहार करते हैं तो पानी को पल्यूट ना करें, है ना? उस पानी को इस्तेमाल करने के बाद आप उसको जो जो पानी है उसको आप ऐसे इधर उधर ना फेंक दें, है? और उस पानी को इस्तेमाल करें, उस पानी को वेस्ट ना करें। ठीक है, चलिए इतना तक आपका चैप्टर था। अभी आपको कुछ और पूछना है इस चैप्टर से? ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया? बिकॉज लास्ट के जो पोर्शंस थे वहां पे आपको सिखाया गया, वहां पे आपको दिखाया गया कि जब आप पानी को इस्तेमाल करते हैं या जब आप विनियोग करते हैं या उद्योग करते हैं तो वहां पे आपकी एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, माना एक सामाजिक कर्तव्य बन जाता है, जहाँ पे आप ना ही लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही पर्यावरण को दूषित कर सकते हैं, और साथ साथ आपको सरकार के साथ मिलकर पूरे जन कल्याण का एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो जो बिजनेस हम करते हैं ना, बिजनेस ऐसे किया जाए ताकि आपकी पर्यावरण जो है वो भी दूषित ना हो, पेड़ लगाए जाए, सरकार के साथ मिलकर आप लोगों को भी इस्तेमाल ना करें, आप लोगों को भी अच्छी तनख्वाह दे, अच्छी सैलरी दे, साथ साथ उनको भी बढ़ाया जाए। तो ऐसे करके आप विनियोग करें, ऐसे करके आप उद्योग करें। और उद्योग करना माना प्रकृति को दूषित करना नहीं है,
या प्रकृति को खराब करना नहीं है, या लोगों का इस्तेमाल करना नहीं है। विनियोग जब आप करते हैं या उद्योग जब आप करते हैं तो आप जनहित के लिए कर रहे हैं, आप पूरे देश के लिए कर रहे हैं, आप इसके लिए कर रहे हैं ताकि हर एक को जो है ना अपना हक मिले, है ना। ये कोई ब्रिटिश, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ब्रिटिश आ गए, उन्होंने गरीबों का शोषण चालू कर दिया, ऐसा विनियोग हमें देश में नहीं करना है, ऐसा व्यापार नहीं करना है। हमें जो भी व्यापार करना है, जो भी उद्योग करना है, वो कुछ ऐसे करना है ताकि यहाँ से देश का विकास हो, देश पीछे ना आ जाए। आप अपने प्रोडक्ट जब दूसरे देशों में बेचें तो आप सोचें कि आप कितना ज्यादा बेच पा रहे हैं, दूसरे देशों से कम ले, अपने प्रोडक्ट दूसरे देशों को बेचे, क्योंकि जब हम अपने चीजें दूसरों को बेचते हैं तो हम आत्मनिर्भर होते हैं, हमें दूसरों पे निर्भर नहीं होना पड़ता है। दूसरे देश से प्रोडक्ट आएंगे तो हम अच्छे से उसको यूज करेंगे, ये सब नहीं होता है ना। तो जो उद्योग या जो विनियोग चैप्टर आज हमने पढ़ा, इसका जो टोटल मीनिंग है, उसका मीनिंग यही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है ना। और ऐसे आत्मनिर्भर बनना है कि हमारे देश के ऊपर ना हर एक का जो है ना, वो कोई भी जैसे यहाँ पे आंख उठा के ना देखे। ये आपको भूगोल में इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको सीख लेनी है कि जब हम अपना उद्योग स्वयं नहीं करते हैं तो बाहर के जो लोग हैं वो आकर हमको कंट्रोल करने लगते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया, जब हम हिस्ट्री में वो चीज पढ़े थे कि उन्होंने हमारे देश में व्यापार के लिए, उद्योग के लिए आए और साथ साथ अपना राज्य बना लिया। तो हमें भी कुछ ऐसे ही अपने चीजों को देखना है, अपने विनियोग को डायरेक्ट करना है, अपने विनियोग को ऐसे बनाना है कि हम स्वयं अपनी चीजें बनाएं, अपनी पर्यावरण को नष्ट ना करें, अपने लोगों को कष्ट ना पहुंचाएं, लेकिन साथ साथ हम चीजों को और भी अच्छे से अच्छा बनाएं। अच्छे से अच्छा बनाने से क्या होता है कि आपको भौगोलिक मदद तो मिलेगी कि कहाँ पे आप कौन सा उद्योग करेंगे, आप कहाँ पे फैक्ट्री डालेंगे, कहाँ पे आपके लोगों को मिलेगा जॉब, कहाँ पे आपको सब सुख साधन मिल सकते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए ना फैक्ट्री बनाएंगे। आप छोटे मात्रा में फैक्ट्री डाल सकते हैं, घर में बना सकते हैं, मध्यम स्तर पे, बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक स्तर पे जो भी आप करेंगे ना, आप सामाजिक दायित्व लेना ही पड़ेगा। तो ये सब भूगोल की बात है, लेकिन इसको हम डिटेल में इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जाने कि इतिहास के साथ इसका क्या मेल है। इतिहास के साथ यही मेल है कि जब हम आत्मनिर्भर या स्वयं नहीं बनते हैं तो दूसरे देश उसका एडवांटेज लेकर हमारे देश को ही कॉलोनी बनाकर यहाँ पे राज करने लगते हैं। तो आपको भूगोल को भी पढ़ना है, अपने उद्योग को, विनियोग को भी समझना है कि हमारे देश कैसे आत्मनिर्भर है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, कैसे ये लोग बिजनेस करते हैं। तो इसके साथ साथ ये भी आपको देखना है कि हमारा देश जो है ना वो आत्मनिर्भर रहे, दूसरे देशों पे ज्यादा डिपेंड ना करे, ताकि हमको प्रॉफिट ज्यादा हो, हम अपनी चीजें ज्यादा बेच सके, हम ज्यादा यहाँ पे व्यापार कर सके, ज्यादा चीजों को बना सके, है ना। और आपको ये भी देखना है कि इससे जो है ना आपको पता चल रहा है कि हमारे देश में क्या क्या चीजें बन सकती है। हमारे देश में कपड़े भी बनते हैं, हमारे देश में लोहों के प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, खाद्य के प्रोडक्ट बनते हैं, चीनी से बने हुए प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे मिल्क से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि कार्य से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, और इन सभी चीजों को बनाकर हम इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े मात्रा में भी फैक्ट्री है, छोटे मात्रा में भी फैक्ट्री है, बड़े लेवल पे भी है, छोटे लेवल पे भी है। ये चीजें हम आपसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पूरा ये पूरा जो पोर्शन हमने पढ़ा अभी कि कहाँ पे फैक्ट्री डालनी है, कितने प्रकार की फैक्ट्री हो सकती है, कौन कौन सी चीजें जरूरी है फैक्ट्री डालने के लिए, विनियोग के लिए, और लास्ट में पर्यावरण के साथ एक विनियोग का या उद्योगकारी का क्या रिलेशन होना चाहिए। जब भी हम कुछ बनाए तो हमेशा ख्याल रखें कि पोल्यूशन आज एक बहुत बड़ी टॉपिक बन चुकी है। इतने फैक्ट्री डालने की वजह से हमारा वातावरण नष्ट हो चुका है। इस वातावरण में हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। सरकार के साथ हाथ मिलाकर हमें जो है अपनी फैक्ट्रीज डालनी है, अपना विनियोग करना है, ताकि हमारे सामने जो भी अच्छा भविष्य नजर आए उसमें हम आत्मनिर्भर रहे, उसमें हम इंडिपेंडेंट रहे। अगर हम इसी तरीके से फैक्ट्री डालेंगे और पूरे पर्यावरण को दूषित करेंगे तो बहुत ही जल्द हमारे देश में कुछ नहीं बचेगा और फिर से बाहर के लोग आकर हमें कंट्रोल करने लगेंगे। अगर हमें बिजनेस के क्षेत्र में या विनियोग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमेशा ये देखना है
कि हमारा जो देश है ना, वो अपने पास जो संपदा है उसको बरकरार रखकर ही आगे बढ़े, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ेंगे आपके पास चैलेंजेस आएंगे, है ना, और पोल्यूशन होगा, लेकिन इसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो दूसरे देश में जाएं, नाम कमाएं, और हमारे जो भी छोटे छोटे ये जो बिजनेस है ना, जो घर में बनाई चीजें हैं जैसे अचार वगैरह, कुछ कुछ वो लोग हाथ का भी सामान बनाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे गाँव में बनते हैं ना, इनसे भी चीजें खरीदी जाए, सिर्फ शहर के बिजनेस के लोगों से ही ना ली जाए, ताकि हर एक जो मनुष्य है उसको इक्वली एक चांस मिले, किसी को भी ना यहाँ पे गरीब ना होना पड़े, क्योंकि हमारे देश में इतने फैक्ट्रीज बनते हैं, तो गरीबों को ना क्या होता है ना, वो गरीब और गरीब बनते जाते हैं। तो ये चेक करना है यहाँ पे कि जो भी फैक्ट्री डल रही है, कहीं वो गरीब को इस्तेमाल कर कर कम तनख्वाह देकर उनको पीछे तो नहीं कर रही है, या उनको भी जॉब मिल रहा है, उनको भी थोड़े बहुत इनकम हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो लोग सिर्फ एजुकेटेड हैं, बड़े बड़े डिग्रीज हैं, उनको ही जॉब मिल रही है, लेकिन नहीं, जो गरीब है, जिनके पास बहुत ज्यादा सुख सुविधा नहीं है, लेकिन उनको भी अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक, अपने पढ़ाई के मुताबिक कुछ जॉब मिले, कुछ पैसे मिले, उनका भी रोजगार हो। सिर्फ गरीबों को इस्तेमाल करके, सिर्फ उनसे पैसे अट के या उनसे पूरा पूरा लेकर के हम समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये चैप्टर एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करता है कि आप ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री को मिलाकर कैसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे देश में उद्योग कितना है, लेकिन उस उद्योग की जो सामाजिक तथा मानसिक दायित्व है उसको कैसे बरकरार रखा जाए। ठीक है, ये पूरा चैप्टर था। अभी आप बोलिए किस किस को कुछ क्वेश्चन पूछना है या किसको समझ में नहीं आया, तो हम फिर से एक बार या जो भी आपके डाउट है उसको डिस्कस करके पूरा एक बार चैप्टर जो है ना एंड करेंगे क्लास। बताइए किसको क्या पूछना है, सभी को सब कुछ समझ में आया? आई होप आप सभी ने सुना होगा मैंने क्या कहा। यस मैम, समझ में आया। यस मैम, ओके, समझ में। ठीक है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर का आंतरिक मीनिंग समझा कि क्या कहना चाह रही है? सिर्फ ये जानकर, ये पढ़कर कि यहाँ पे फैक्ट्री है, इतने सारे बिजनेस के लोग हैं, ऐसे हमारा एक सामाजिक दायित्व, इतने से ना नहीं होगा बच्चे। हाँ, आपको ना सच में समझना पड़ेगा कि पर्यावरण को दूषित होने से हमें कैसे बचाना है, साथ साथ हमारे बिजनेस को या हमारे उद्योग को कैसे बढ़ाना है ना। देखिए, ये मैसेज एक हर एक चैप्टर के पीछे ना एक मैसेज रहता है, चाहे वो इतिहास हो या भूगोल हो या आपका अर्थशास्त्र हो या पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी हो, तो इसको ना समझ के पढ़ना है ना। आप बिना समझ के पढ़ेंगे तो आपको ना पता नहीं चलेगा कि ये चैप्टर आपको क्या मैसेज दे रहा है, क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, उसमें से हमें उसका मैसेज निकालना होता है, सिर्फ उस चीज को रट कर परीक्षा में लिखना नहीं होता है। आप बच्चे हैं, आपको देश का ना भविष्य बनना है, तो इसको आपको समझना है कि चैप्टर्स में से जो भी आपको बताया जा रहा है उसका इनर जो मैसेज है उसको कैच करना है। उसको कैच करके आपको सोचना है, ताकि जब आप फ्यूचर में बड़े हो, आप बड़े बड़े जगह जॉब्स ले, आप कुछ बन जाए जीवन में, तो आप अपने ये जो कर्तव्य है इसको ना भूलें। कि कभी आपने इतिहास में भी ये पढ़ा था या कभी आपने भूगोल में भी ये पढ़ा था। ठीक है, सिर्फ चीजों को रटना नहीं है, उनको समझना है, और उनके पीछे आपका क्या दायित्व है वो भी जानना है। आप लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है। ठीक है, ओके मैम। सहमत है सभी बच्चे? ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी अगर किसी और को कुछ नहीं पूछना है तो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कुछ आपको पूछना है एग्जाम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, या आपके क्लास से रिलेटेड अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो भी बोल सकते हैं, वरना क्लास हम बस 1 मिनट में 2 मिनट में एंड करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, चलिए फिर, थैंक यू आज के लिए। अगर कुछ और नहीं किसी को बोलना है, किसी को बोलना है तो भले बोले, वरना हम एंड करते हैं। गुड नाइट और थैंक यू सभी को। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। थैंक यू, बाय मैम। गुड नाइट।